आइए सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आशा है आप सब लोग अपने कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने आ गए होंगे। कल हमने सोरियासिस की चर्चा की थी। कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। मुक्ता भट्ट जी, डॉक्टर मुक्ता भट्ट जी ने न्यूमोथोरेक्स के बारे में पूछा है। न्यूमोथोरेक्स, इसको कॉलेप्स्ड लंग्स भी कहते हैं। कॉमनली इट इज़ आल्सो नोन एज कॉलेप्स लंग। इसमें लंग और चेस्ट वाल, जैसा आपको मालूम, लंग्स और चेस्ट वाल is covered by the fine thin membrane which is called pleura. Chest wall are covered by thin membrane that is called pleura. Collapse कब पैदा होता है? When air escapes from the lungs or leaks through the chest wall and enters the space between the two membranes, that is called pleural cavity. इसके कारण हो सकते हैं पेनिट्रेटिंग इंजुरीज, जैसे कि चाकू के द्वारा चोट लग जाना छाती में, गन शॉट वुंड्स, ब्लंट ट्रामा ड्यू टू कार एक्सीडेंट और अनदर एक्सीडेंट, then medical procedures such as removal of fluid from the pleural cavity, उस दौरान भी क्षत हो सकता है वक्ष प्रदेश में। इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो है सडन शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, पेनफुल ब्रीथ, जब सांस लेता है तो छाती में दर्द होता है, शार्प चेस्ट पेन, और कभी कभी ये एक तरफ ही इस प्रकार के लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। चेस्ट लाइटनेस, ये मुख्य सिम्टम्स हैं न्यूमोथोरेक्स के। चिकित्सा के लिए सबसे पहले वक्ष प्रदेश में सेंधव और तैल 50 ml तैल रख लें और 5 ग्राम सेंधव मिला के थोड़ा से गर्म कर लें और इससे छाती में मालिश करें हल्का हल्का। और मालिश करने के बाद फिर इसमें मृदु श्वेत करें, पत्रपिंड श्वेत या नाड़ी श्वेत। ऐसा करने से छाती में जो हैवीनेस है, वेदना है, उसमें शांति प्राप्त होगी और रोगी को वेदना में आराम होगा। औषधियों में टंकड़ भस्म 250 मिलीग्राम, श्वास कुठार रस 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, कफकेतु रस 125 मिलीग्राम और रस पीपरी 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी 2 मात्राएं शहद के साथ रोगी को सेवन कराएं। आवश्यकता पड़ने पर भारंगी आदि क्वाथ का भी सेवन इसमें कराया जा सकता है। भारत ठोक ने मेल इम्पोटेंसी के बारे में पूछा है, चिकित्सा के बारे में, जिसको क्लेबे भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले अगर पूर्णतः चिकित्सा करना है तो सबसे पहले संशोधन कराएं वौन विरेचन और वस्ती में जो बाजीकरण वस्ती है उसका प्रयोग करें। बाजीकरण औषधियों में अश्वगंधा, शतावरी, मलहठी, सफ़ेद मूसली और बबूल फली। फिर से मैं बता रहा हूँ, अश्वगंधा, शतावरी, मलहठी, सफ़ेद मूसली और बबूल फली, इनको 20-20 ग्राम ले करके यौकुट कर लें, काढ़ा बनाएं करीब 300 ml, और इसमें अश्वगंधा घृत 50 ml, शहद 50 ml,
सेंधो 5 ग्राम डाल करके विधिवत बस्ती बना के बस्ती इसमें कम से कम 16 बस्ती या 20 बस्ती देवें। बीच बीच में अश्वगंधा घृत की अनुवासन बस्ती इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा वानरी गुटिका बड़ी उपयोगी बटी है। ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को बाज़ार में संभवतः उपलब्ध है। अगर उपलब्ध न हो तो चरक संहिता में बाजीगण अध्याय में इसका वर्णन उपलब्ध होता है। आप इसको बना भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आप बन नहीं सकता, और बनाएंगे तो निश्चित शुद्ध चीज़ मिलेगी और लाभ भी ज़्यादा प्राप्त होगा। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, बबूल फली और बबूल की गोंद, इन सब को बारीक पीस लें और इसमें चतुर्थांश मिश्री मिला लें और ये 1-1 चम्मच या 2 चम्मच सुबह शाम को ठंडे दूध के साथ सेवन कराएं। इससे भी जो स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की संख्या कम है ये बढ़ जाएगी। लगातार 3 महीने तक आप ट्रीटमेंट दें। डॉक्टर अनिल कुमार सेन ने तमक श्वास ब्रोंकियल अस्थमा के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले वक्ष प्रदेश में सेंधो और तिली तेल थोड़ा गर्म कर लें और वक्ष प्रदेश में अभ्यंग कराएं। अभ्यंग कराने के बाद फिर पत्रपिंड श्वेद या नाड़ी श्वेद वक्ष प्रदेश में करें। इससे जो चिपका हुआ कफ है वो पिघलेगा और कोष्ठ में आएगा। बाद में फिर इसको वमन और विरेचन के द्वारा बाहर हम निकाल सकते हैं। हिक्का श्वासार्जितम स्निग्धि आदौ सुहृदय उपाचरित आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर शंकरई है तैरस घृतितः श्लेष्मा स्रोता स्वभिविलीयते खानी मार्दौ मादितो वातानुलमोता। और एक और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वात कृद्वा कफहरम कफ कृद्वा अनिलापहम कार्यम नैकांतिकम ताभ्याम प्रायः श्रेयो अनिलापहम। और बहुत पुराना हो गया हो तमक श्वास तो सर्वेषां ब्रह्मणं ही अल्प्यः शक्यश प्रायशो भवेत् नात्यर्थ समनोपायो भ्रशो शक्यस्य कर्षणे। वहाँ पर ब्रह्म चिकित्सा करना चाहिए क्योंकि रोगी बड़ा कमज़ोर हो जाता है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। वमन के लिए वमनोपक औषधि चयन करना है तो इसके लिए मुलेठी काढ़ा आप 100 ml बना लें, 100 ml। मदन फल पिपली 15 ग्राम, 12 से 15 ग्राम यौकुट करके वमन के 1 दिन पहले भिगो के इस काढ़े में रख दें। प्रातःकाल मसलें छानें और इसमें शहद 20 ग्राम और 2.5 ग्राम सेंधो मिला के मदन फल का तैयार कर लें। आभ्यंतर स्नेहपान विधिवत कराएं, त्रिफला घृत से या वासादि घृत से वमन कराएं और वमन के 15वें दिन विरेचन कराएं। वमन विरेचन करने के बाद फिर औषधियाँ देना चाहिए। ज़्यादा वेग आ रहे हों, वेगों को शांति करने के लिए लहसुन का सुरस या प्याज का सुरस आप 6-6 बूंद या 4-4 बूंद दोनों नासा में देंगे तो इससे लाभ होगा। इसके अलावा श्वास का चिंतामणि, कफ केतु रस, अभ्रक भस्म, टंकण भस्म, जहाँ कफ न निकल रहा हो वहाँ टंकण मिलाइए। जहाँ कफ अधिक मात्रा में निकल रहा हो तो टंकण न मिला करके अभ्रक भस्म मिलाइए। ऐसे योग तैयार करके आप तमक श्वास का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शिल्पा पालस्कर, उन्होंने LRTI जिसको हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह सकते हैं, इसको सामान्यतः निमोनिया कहा जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत लंग सेप्सिस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस का भी अंतर्भाव हो जाता है जब हम LRTI कहते हैं, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। निमोनिया कहेंगे तो इसमें सिर्फ निमोनिया का ही अंतर्भाव होता है। इसमें जो लक्षण होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट हो जाती है, रोगी कमज़ोर हो जाता है, बुखार आ जाता है, कभी कभी खांसी लगातार आती है और थकावट फटीग रोगी को महसूस होता है। ऐसे रोगी में स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम,
अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम और श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम। इनको मिला करके ये एक खुराक है। ऐसी दिन में 2 या 3 बार या 4 बार, क्योंकि श्वास काश हिक्का तृषा इनमें मुहुर्मुहु औषधि देने का प्रावधान है। तो ऐसी अवस्था में आप दिन में 3 या 4 बार दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा कफ केतु रस, रसपरपटी और त्रिभुवन कीर्ति। कफ केतु 250, रस पिपरी 125 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, क्योंकि निमोनिया में फीवर भी हो सकता है, इसलिए त्रिभुवन कीर्ति इसमें मिलाया। दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें। साथ में स्वर्णमाक्षिक की जड़, स्वर्णमाक्ष बहुत आम मिलता है, इसकी जड़ कलेक्ट करें और जड़ का जो है जूस पीस करके रस निकालें, सुरस निकालें। 1 चम्मच सुबह शाम 5 दिन तक सेवन कराएं। निमोनिया में आशातीत 100% रोगी को आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा भारंगी क्वाथ अगर पना बनाया मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो भारंगी, कंटकारी, गिलोय, वासा और लिसोढ़ा, इन 5 औषधियों का डिकॉक्शन तैयार करके रोगी को खाली पेट में काढ़े का सेवन कराएं। ये ध्यान रखें कि पेशेंट का पेट साफ रहे, इसलिए रात्रि में हिरण्य भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम के आसपास दे दें, ताकि प्रातःकाल एक अच्छा मोशन पेशेंट को हो जाए, तो इससे भी रोगी को बड़ा आराम मिलता है। डॉक्टर निशा जोशी जी ने PCOD के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इसको कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। PCOD में जो लेखन वस्ती होती है वो काम करती है। इसमें त्रिफला, विडंग, गिलोय, गोक्षुर, त्रिफला, विडंग, गिलोय और गोक्षुर प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें। 300 ml काढ़ा बना लें और इस काढ़े में त्रिफला घृत 50 ml, शहद 50 ml और यवक्षार 10 ग्राम डाल करके विधिवत वस्ती, कालवस्ती क्रम में 16 वस्तियों का कोर्स देवें। आवश्यकता पड़ने पर 10 मूल तेल की आप वस्ती लगा सकते हैं। इसके अलावा कांचनादि गुल, गोक्षरादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार। कुमारी आसो 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। लगातार आप 4-5 महीना ट्रीटमेंट देंगे, PCOD में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। मुकम्बिका के सीवियर एसिडिटी है उनके एक पेशेंट को। अगर एसिडिटी है तो निश्चित रूप से विरेचन आप कराएं। और अगर कफ के लक्षण भी प्राप्त हों, क्योंकि अम्ल पित्त के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये कहा गया है, व्याधि आमाशय उत्थो अयम कफ पित्ते तदाश्रय तस्माद एवाद मूलाच्छेव तरो हो। प्रारंभ में ऐसे व्यक्ति में वमन कराना चाहिए। व्याधि आमाशय उत्थो अयम कफ पित्ते तदाश्रय तस्माद आदित एवास मूलोच्छेदाय बुद्धिमान अक्षीण बल मांसस्य वमनम संप्रकल्पेत। अक्सर लोग अम्ल पित्त में, एसिडिटी में विरेचन भर कराते हैं, उससे पेशेंट ठीक नहीं होता। आप वमन कराएं, उसके बाद विरेचन कराएं। और आभ्यंतर स्नेहपान भी पंचतिक्त घृत या शतावरी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दें। संसर्जन कर्म कराने के पश्चात औषधि देंगे तो निश्चित रूप से लाभ करेगा। इसमें सूत शेखर रस, प्रवाल पुष्टि, चंद्रकला रस, सूत शेखर 125, चंद्रकला 125 और प्रवाल पुष्टि 250। ऐसे दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से एसिडिटी में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भूमिका देवांगन, डॉक्टर भूमिका देवांगन ने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पूछा है। हाइपोथायराइडिज्म यह कफ प्रधान व्याधि है, इसलिए प्रारंभ में 5-6 दिन तक पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं। इसके बाद आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से वमन कराएं, उसी तरह विरेचन कराएं
और दवाइयाँ भी साथ साथ में पेशेंट को देना चाहिए। इसमें मैंने एक आपको चिकित्सा बताई थी जलकुंभी की। जलकुंभी तालाब में या नदियों में जहाँ पानी थोड़ा रुका हुआ होता है वहाँ जलकुंभी बहुतायत में प्राप्त होती है। इसके फूल जो होते हैं वो बैंगनी कलर के होते हैं और पत्ते बड़े मोटे होते हैं। तो उन पत्तों को तोड़ लीजिए और सुखा लीजिए। सुखाने के बाद फिर इसको जला दीजिए और फिर जलाने के बाद आप किसी शीशे में इस भस्म को रख लीजिए। चाहें तो 1000 mg के कैप्सूल भी तैयार कर सकते हैं और ये 2 कैप्सूल दिन में 2 बार या 3 बार इसका सेवन कराएं तो इसमें हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा गोक्षरादि गुग्गुल, मेदोहर गुग्गुल 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ। डॉक्टर बिंदु गुप्ता टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो जैसा मैंने बताया, स्थूला प्रमेही बलवान है कह कृशस्तैका परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृशस्य कार्यम संशोधम दोष बलाधिकस्य। अगर स्थूल रोगी है, बलवान रोगी है तो शोधन चिकित्सा कराएं, बवन विरेचन आदि कराएं। न शोधित यद दोषान, अगर शोधन नहीं कर सकते हैं तो संशमन औषधियों का भी सेवन आप करा सकते हैं। शोधन के लिए कल्पस्थान में बहुत सारे योग हैं, उनको चयन करके अभ्यंग आदि करके आभ्यंतर स्नेहपान करके बवन विरेचन कराएं। स्निग्धस्य योगा विविधा प्रवोज्याः कल्पोपदृष्टे मलशोधनाय ऊर्ध्वम तथा अधस्य मले अपनीते मेहेशु संतर्पण एवं कार्यम। यह संशोधन या संशमन ट्रीटमेंट आप प्रारंभ संशोधन कराने के बाद फिर ट्रीटमेंट आप दें तो ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए गुड़माड़ घनबटी इसकी 2 गोली दिन में 2 बार भोजन के पहले आप सेवन कराएं। इसके अलावा चंद्रप्रभावटी मधुमेहारी चूर्ण, जिसमें जामुन की गुठली, क्या बोलते हैं, जामुन गुठली, इसके बाद बेल के पत्ते और ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें बना करके और चूर्ण तैयार किया जाता है। प्रमेहग्न चूर्ण के नाम से बाजार में प्राप्त होता है, इसका सेवन करें। एक वस्ती है, आप देख लीजिएगा, चरक सिद्धि स्थान 8 श्लोक नंबर 8, उसमें रासना, चिरायता, निम्ब छाल, सप्तपर्ण आदि द्रव्यों का काढ़ा बनाते हैं। काढ़े में 20 ग्राम सरसप कल्क पंचतीर्थ घृत 50 ml डालकर ये बस्ती बनाई जाती है। प्रमेह के लिए बड़ी अच्छी बस्ती है। इसका प्रयोग कम से कम 16 बस्ती या 20 बस्ती आप करा सकते हैं। अनुवासन बस्ती देने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके अलावा बसंत कुसुमाकर कल्प मैंने बताया था कई बार, इसका भी प्रयोग करें। बसंत कुसुमाकर 30 mg से चालू करें और 1 ग्राम तक बढ़ाते हुए ले जाएं। 30, 60, 30 ग्राम बढ़ाते जाएं और जब 1 ग्राम हो जाए तो फिर 10 दिन 1 ग्राम की मात्रा ही दें और फिर बाद में धीरे धीरे उसको कम करें। इसके अनपान के रूप में करेले का सुरस का प्रयोग किया जाता है। पहले आधा कप, फिर पौन कप, फिर 1 कप, फिर 1.5 कप, 2 कप, 3 कप, जितना रोगी पी सकता उतना आप बढ़ाते जाएं। इस दौरान लघु आहार का सेवन कराएं। खिचड़ी है, दलिया है, 2 रोटी मूंग की दाल है। बहुत हैवी या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन पेशेंट को न दें। औषध योग में बसंत कुसुमाकर 60 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 मात्रा गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर शुभम गुप्ता, उन्होंने ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो ल्यूकोडर्मा में अर्थात श्वेत कुष्ठ में, चूँकि एक कुष्ठ का ही भाग है, कुष्ठ अध्याय में अंत में इसका वर्णन किया है और ये कहा गया है कि श्वेत कुष्ठ में
संशोधन चिकित्सा उसी प्रकार करना चाहिए जो कुष्ठ में बताई गई है, यानी पूरा उसमें वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य आदि करा करके फिर विशेष चिकित्सा ल्यूकोडर्मा की करना चाहिए। ये कई बार हम चर्चा कर सकते हैं। विशेष चिकित्सा में मलपूरस और गुड़, मलपूरस और गुड़ इसका सेवन करने का विधान है। लेकिन मलपूरस को आचार्य चक्रपाणी ने कठगूलर का अंतर्भाव किया है, और कठगूलर मेरी जानकारी के अनुसार वह स्तंभक है, विरेचक नहीं है, जबकि इसमें विरेचन कराने का उल्लेख है। तो हम जो देते हैं वो निशोध देते हैं, त्रिव्रत 20 ग्राम और 20 ग्राम गुड़ मिला करके 3 दिन तक खाली पेट में सुबह सुबह पेशेंट को ये देते हैं। उससे दिन में 2-3 बार मोशन होते हैं। लघु आहार इस दौरान देना चाहिए। सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संसरणम अग्रे मलपूरस स्ते सागुड़ा। इस दौरान 15 से 1 माह तक ये काढ़ा दिया जाता है, जिसमें कठगूलर, निशोथ, प्रियंगु, विजयसार और सौंफ। मलपू असनम प्रियंगु सत्पुष्पाम चामुसा समुत्कात पलासम वाक्षारम फलितो वेतम यथाबलम। 5 औषधियों काढ़ा आप 100 ग्राम ले करके यौकुट कर लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पका लें। ऐसा 1 कप सुबह शाम को खाली पेट में इसका सेवन कराएं 15 से 1 माह तक। आवश्यकता पड़े तो आगे भी 1 माह से 2 माह तक भी इसका सेवन आप करा सकते हैं। जहाँ जहाँ श्वेत कुष्ठ हो वहाँ पर लेप लगाना चाहिए। लेप के लिए वाकुची चूर्ण 100 ग्राम और 200 ग्राम मूली बीज चूर्ण, इन दोनों को मिला लीजिए, रख लीजिए चूर्ण बना करके। और गोमूत्र या गोमूत्र अर्क इसको मिला के बारीक चटनी जैसा लेप तैयार करिए, और जहाँ जहाँ श्वेत कुष्ठ है वहाँ वहाँ उसको आप लगाइए। लेकिन होठों में या आँखों के पलकों में इसको नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाने के बाद थोड़ा देर धूप में बैठाएं तो रोगी में थोड़ा फफोले स्फोट जैसे हो जाते हैं। फिर उसको कंटक से भेद करके और बाद में चाल मूरा तेल उसमें लगा सकते हैं। तो जो पुरानी स्किन है श्वेत कुष्ठ वाली वो नष्ट हो जाती है, नई स्किन आती है। इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और बाकी जो आपका अन्य ट्रीटमेंट आप करते हैं, आरोग्यवर्धनी है, गंधक रसायन है, प्रवाल पुष्टि, गिलोय सत्व, ये आप देते रहें। साथ साथ में पंचनिम्बक्वाथ या महामंजिष्ठारिष्ट 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद खाली पेट में दोनों टाइम देना है, भोजन के बाद। तो ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट आपसे चर्चा की। डॉक्टर मंजू वर्मा ने एसाइटिस जलोदर के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। जलोदर में निश्चित रूप से जल की मात्रा बढ़ जाती है और पेरिटोनियम में जल एकत्रित हो जाता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। इसमें शिफ्टिंग डलनेस आपने किया, पॉजिटिव साइन है शिफ्टिंग डलनेस। तो इसको परीक्षण करके कि वाकई एसाइटिस है, इसका पूर्ण परीक्षण कर लें। इवर्टेड अम्बलाइकस होता है, शिफ्टिंग डलनेस होता है, और साथ में ये भी देखें कि कोई हार्ट या लीवर इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि हार्ट, लीवर और किडनी के इन्वॉल्वमेंट से भी जलोदर होता है, और एक स्वतंत्र जलोदर भी होता है। चूँकि इसमें जलीयांश बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए अपदोष हरणी की चिकित्सा कही गई। अपदोष, अपाम दोष हरण्यादो प्रद्याद उदकोदरई है, मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविध क्षारवंती चा, दीपिनीय है कफग्नई से तम आर्यो पाचरित, द्रव्यभ्यश्चाउदका देभ्यो नियच्छेद अनुपूर्वशाह। दीपन, पाचन, लंघन, क्षारयुक्त औषधियाँ, गोमूत्र का सेवन और आसो अरिष्ट आदि का प्रयोग इसमें बताया गया है, इसका करना चाहिए। साथ में जलोदरारी रस 60 मिलीग्राम, यकृत प्लिहारी लौ 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम,
ऐसे दिन में 2 मात्रा दें। इसमें पतले मोशन होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3-4 से ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट कमज़ोर हो जाता है। इसमें एक योग हम देते हैं, मैंने शायद बताया भी होगा पहले भी, कि अजवाइन को किसी एक शीशी में आधा भर लें और फिर इसमें बकरी या बकरे का मूत्र उसमें भर दें। इतना भरें कि अजवाइन जो है डूब जाए। रात्रि भर रखा रहने दें, अजवाइन फूल जाएगी। बाद में इसको प्लास्टिक में डाल करके सुखा लें। सुखाने के बाद इसका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। ये आधा चम्मच 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट में दोनों दें। इसमें क्षार भी है, डायूरिटिक भी है, दीपन पाचन भी है और ये औषधि बड़ी लाभकर होती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। विजय सैनी जी ने ब्राह्मण द्रव्य सेल्फ प्रिपरेशन, तो ब्राह्मण द्रव्य मैंने बताए, अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलैठी है, बबूल फली है, सफ़ेद मूसली है, ये सब ब्राह्मण द्रव्य हैं। इनका बारीक चूर्ण तैयार करके आप बना सकते हैं। इनको चाहें तो घन सत्व बना सकते हैं, इनके लड्डू भी बना सकते हैं। तो अनेक तरह आप इसका रोगी के आधार पर आप बना सकते हैं ब्राह्मण द्रव्य। सविता पाटिल जी ने दंत रोग की चिकित्सा के बारे में पूछा है। अब दंत रोग भी कई प्रकार का हो सकता है। दंत स्राव हो सकता है, दुर्गंधित दंत हो सकते हैं, गम्स में ब्लीडिंग आ सकती है, गम्स में पुए भी निकल सकता है। ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम निम्बक्वाथ तैयार करके और 3 दिन तक गंडूस धारण कराएं निम्बक्वाथ से। फिर 3 दिन जो है पंचवल्कल क्वाथ से 3 दिन गंडूस कराएं। उसके बाद जात्यादि तैल से दिन में एक ही बार करना है, 3 दिन तक ये कराएं। इस टोटल जो है 9 दिन का ये ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें रोगी को बहुत आराम प्राप्त होगा। एक मैं आपको अनुभूत एक मंजन बता रहा हूँ, उसका आप निर्माण करके प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सुंठी, सरसप, त्रिफला, मधुयष्टि, प्रियंगु और सेंधो नमक। फिर से रिपीट करता हूँ, सुंठी, सरसप, त्रिफला, मधुयष्टि, प्रियंगु और सेंधो नमक। इसका एकदम बारीक चूर्ण कर लें। जितना बारीक चूर्ण कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, साल्ट मिला करके। और इसका दिन में 2 या 3 बार मंजन करें। ये दंत रोगों के लिए बहुत ही अनुभूत चिकित्सा है, इसका प्रयोग आप करें। डॉक्टर राज अग्रवाल ने डिस्कलरेशन इन माउथ और माउथ में अल्सर हो गए हैं, क्या ट्रीटमेंट करें? इसमें भी आपको गंडूस ही करना पड़ेगा। चूँकि इसमें अल्सर हैं तो पंचकोल के द्रव्यों का काढ़ा पंचकोल नहीं, पंचवल्कल इनके क्वाथ से गंडूस और कवल करवाएं और बाद में जात्यादि तेल या इरमरादि तेल से गंडूस कराएं। ऐसा कम से कम 10-11 दिन तक गंडूस कराएं तो इससे रोगी को आराम मिलेगा। इसके अलावा दिन में 2 बार चमेली के पत्ते चबाएं, रस को चारों तरफ जीभ के माध्यम से अल्सर में लगाएं और बाद में बाहर निकाल दें। इसको निगलना नहीं है। चमेली पत्र को चबाने से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और उन्होंने पूछा है, सीवियर बैक पेन है और IBS से पेशेंट ग्रसित है, निश्चित है इरिटेटिंग बॉवल सिंड्रोम जिसको कहते हैं। ये भी बहुत ही असाध्य व्याधि है। इसका लगातार ट्रीटमेंट आप करते रहें। ख़ास तौर से इसमें हम सौंफ, बड़ी सौंफ, बेल का गूदा, ये दोनों आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद बारीक चूर्ण बना लीजिए। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पंचामृत प्रपटी, गृहिणी कपाट रस 250 मिलीग्राम लेकर के प्रवाल पिष्टी और मिला लीजिए। दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। तो अगर रोग ठीक होगा तो बैक भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि IBS की वजह से यह तकलीफ़ पेशेंट को हो रही है। चरित्र मूर्ति जी ने कंडू रक्त पीड़िकाएँ पूरे शरीर में उत्पन्न होती हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये भी स्किन डिसीज़ है, त्वचा रोग है। तो सबसे पहले आप इसमें वमन और विरेचन करा दें।
अगर विरेचन संभव न हो तो वमन संभव न हो तो विरेचन कराएं और फिर औषधियों का सेवन करें। औषधियों में आप गंधक रसायन 250, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गिलोय 250 मिलीग्राम और निम्ब काढ़े से निम्ब का क्वाथ बना के इसी से रोगी को स्नान कराएं। टैबलेट में टेक्जिमा आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार, महामंजिष्ठादि क्वाथ 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम सेवन कराएं। आर्टिप्लेक्स लोशन, मोहा लोशन, ये दोनों मिला करके भी दिन में 2 बार आप लगा सकते हैं। इससे भी खुजली होती है। किसी एलर्जी की वजह से हो तो हरिद्राखंड का सेवन भी कराएं। हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार, ये सब जो है आप करते ही हैं। सीता खानल, इन्होंने ब्रेन ट्यूमर के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर व्याधि है। इसमें रोगी को वमन, चक्कर आना, सिरा प्रदेश में वेदना, यदि सिरा प्रदेश में वेदना स्थायी रूप से हो, कम हो, बढ़ नहीं रहा हो धीरे धीरे तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन यदि बढ़ रहा हो, वोमिटिंग बढ़ रही हो, वेदना बढ़ रही हो, इसके माने ट्यूमर की ग्रोथ भी बरोबर हो रही है, फिर भी जब पेशेंट आता है तो आप इसमें शिरोधारा, पंचबल, जो आपको मेध रसायन द्रव्य बताए हैं ना, उनका शिरोधार करिए पानी से, क्वाथ से। उसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णिमी, गिलोय और मुलैठी, इनका काढ़ा बना के करिए। 11 दिन इससे करिए और 11 दिन जो है फिर लाक्षादि तेल से शिरोधारा करिए। इसके अलावा इसमें नस्य कर्म, ब्रह्मण जो तीक्ष्ण नस्य बताया आपको, औपीड़न नस्य, औपीड़न में आपको वायुविटंग, शीघ्रु, वचा, अपामार्ग, पिपली, ऐसी औषधियों को लेकर के कम से कम 3 औषधियाँ ले लीजिए और इसको बारीक चूर्ण कर लीजिए। औपीड़न नस देना है। औपीड़न कैसे बनाते हैं इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो 2 दिन स्नेह नस, प्रत्येक तीसरे दिन औपीड़न नस, ऐसा 21 दिन का कोर्स रोगी में करिए। इसके अलावा लाक्षणिक ट्रीटमेंट, वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग का ट्रीटमेंट, सौंफ या वोमिटिव सिरप आता है, उसको भी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। सिर दर्द है तो सरासूल, वजनी रस, सिफेग्रेन टैबलेट है, इनका प्रयोग करें। और यदि लगातार बढ़ रहा हो, कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो पेशेंट को बता देना चाहिए कि नाउ इट इज़ ऑपरेशन की आवश्यकता इसमें पड़ सकती है, तो सर्जन को दिखा करके आगे की चिकित्सा उनको करना चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में डॉक्टर श्री राम चतुर्वेदी जी उपलब्ध हैं। उन्होंने पूछा है सोरियासिस के ट्रीटमेंट के बारे में, तो कल डिटेल में सोरियासिस के बारे में चर्चा हो चुकी है। डॉक्टर हरजीत सिंह ने ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो सिस्ट है तो निश्चित रूप से इसमें आपको लेखन वस्ती, पहले विरेचन करा दें। विरेचन कराने के बाद लेखन वस्ती में इसमें तृणपंचमूल क्वाथ और वरुणादि क्वाथ 50-50 ग्राम लेके 300 ml काढ़ा बना लें और इसमें शोथारी, त्रिफलाघृत 50 ml और शहद 50 ml, यवाक्षार 10 ग्राम मिला करके बस्ती का प्रयोग करें। बस्ती के प्रयोग से 16 बस्ती से 20 बस्ती दीजिए, निश्चित रूप से आपको ओवरियन सिस्ट में आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा गोक्षरादि गुल, कांचनादि गुल, चंद्र प्रभावटी यथायोग प्रयोग करें। आसो अरिष्ट में अभयारिष्ट और कुमारी आसो, अभयारिष्ट 2 चम्मच, कुमारी आसो 2 चम्मच, दोनों मिला लें। उतना ही पानी मिला के भोजन के बाद दोनों टाइम दें। ये लगातार ट्रीटमेंट देंगे, विरेचन, लेखन वस्ती और दवाइयाँ, तो कंट्रोल हो जाएगा। शुभम एस पमार जी ने कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है और मैंने कई बुजुर्गों को देखा है कि उनको एंग्जाइटी भी हो जाती है अगर मोशन समय पे नहीं होता है। इसमें त्रिफलाघृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। सम्यक स्नेह लक्षण होने के बाद फिर विरेचन करा दें और संसर्जन करें। उसके पश्चात रोगी को लिव 52 DS या एमलीक्योर DS 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार और रात्रि में, प्रत्येक रात्रि में सोते समय 2.5 ग्राम के आसपास एरंड भ्रष्ट हरित की प्रतिदिन देवें, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा और इससे आदत भी नहीं पड़ती। हरित की देने से आदत नहीं पड़ती है। जबकि अन्य औषधियाँ हैं
स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण पंचकार देने से रोगी को आदत पड़ जाती है। तो ऐसा लगातार देंगे। और बाकी एक्सरसाइज है, व्यायाम है, ये कहने को बोलें। पानी खूब पिए, दिन में प्रातःकाल कुनकुना पानी, कम से कम 3-4 गिलास पानी पिएं। और थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, ताड़ासन करेंगे, त्रियक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, इनसे जो है मोशन पेशेंट को होने लगेगा। राजविंदर कौर जी ने संधिवात के ट्रीटमेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको ज़्यादातर तो ये जॉइंट्स में होता है, ख़ास तौर से नी जॉइंट में। तो यहाँ पर जानुवस्ती करें। जानुवस्ती सहचर तेल या महामास तेल या दशमूल तेल से जानुवस्ती करें। पश्चात फॉलोड बाय दी पत्र पिंडश्वेद, हिरण्यपत्र, निर्गुंडी और शिगरू के पत्ते, इनको लेकर के यौकुट कर लें, बारीक काट के, और उसको छौंक लगा दें, पोटली बनाएं। इससे सिकाई करें। लगातार आप 11 दिन, 15 दिन या 21 दिन तक ये प्रक्रिया करें। इसमें शोधन वस्ती न दें, इसमें हमेशा ब्राह्मण वस्ती ही देना है, मात्रा वस्ती। तो सहचर तेल, दशमूल तेल या अश्वगंधा वाला तेल की 30 ml की मात्रा भोजन के बाद लगातार 21 दिन तक पेशेंट को देवें। इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और एक योग हम हमेशा देते हैं, अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी 50 ग्राम, पिपली 25 ग्राम। 100 ग्राम अश्वगंधा, शुंठी 50 ग्राम, पिपली 25 ग्राम, ये तीनों मिला लें। और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार इसका सेवन कराएं, लगातार 5-6 महीने तक। इसके अलावा महायोग राजगुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार, ये भी सेवन कराएं। औषधियों की आवश्यकता पड़े तो इसमें आमवातारी रस, महावात विध्वंसन और बृहदवात चिंतामणि। बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आमवातारी 250 मिलीग्राम और महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम। ऐसी एक मात्रा दिन में 2 मात्रा या 3 मात्रा शहद के साथ पेशेंट को दें। और हल्के एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। अगर संभव हो सूर्य नमस्कार कराएं, नहीं तो कम से कम 1-2 किलोमीटर रोगी को धीरे धीरे चलने के लिए इसमें बोलना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न जो थे जो मैंने आपके सामने रखे। इस कार्यक्रम में अदिति त्रिपाठी, मनोरंजन साहू, सुनील रातौरी जी, नीरज वशिष्ठ, मोकम्बिका के, नीलेश पटेल, शशि राशि गर्ग, निशा जोशी, नीतू सिंह, विकास विश्वकर्मा, योगेश महाजन जी, निशा जोशी, कमलेश विश्वास, संतोष शर्मा, सुशील जायसवाल, KN गंगवार, उषा तभानी, विजय सैनी और हमारे प्रिय जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नवीन चंद जोशी जी, विकास चौधरी, शैलेश भलाला जी, राज अग्रवाल, आनंद आयुर्वेद, देवेंद्र पाटिल, सविता पाटिल, शुभम जैन, राकेश कुमार सिंघल जी, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं बरेली में, राजेश सक्सेना जी, ओम प्रकाश तिवारी, वंदना पाठक जी, राजश्री घटगे, अर्चना वर्मा, रक्षा शुक्ला, रीना शर्मा, विनेश्वरी श्रीवास्तव, वेद पारिक, रंजीत कुमार, संध्या पांडे, सोनल पटेल, विकास महाजन, तुषार मेहता, सोनल पटेल, संजय, अर्चना प्रजापति, कविता शर्मा और अमित सिंह इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबको सादर अभिनंदन। आप हमेशा इसी प्रकार जुड़े रहें, अच्छा लगता है। ज्ञान की गंगा में आप भी गोते लगाते रहें। अब आइए आज जो प्रमुख रूप से व्याधि हमको मिलती है, हर 5वां-6वां व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है, मनोअवसादता जिसको हम कहते हैं। तनाव एवं कुंठा अधिक समय तक बने रहने से निराशा मानव में मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है, निराशा उत्पन्न हो जाती है। परिणामतः वह व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जाता है। अवसाद की अभिव्यक्ति आक्रांत व्यक्ति की मुखाकृति से ही प्राप्त हो जाती है। उसका मुख से ही आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है तनावग्रस्त है। रोगी सदैव तनाव में रहता है, कुंठित रहता है, निराशा या असंतुष्ट हमेशा प्रतीत होता है। जीवन की गलाकाट प्रतिस्पर्धा, परिवार एवं कार्यस्थल का तनाव और जहाँ वो काम करता है वहाँ अच्छा वातावरण न होना, अवसादग्रस्त इसमें रोगी हो जाता है।
अवसाद का प्रारंभिक अवस्था में ही यदि चिकित्सा न की जाए तो निश्चित रूप से अत्यंत घातक परिणाम इसके प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अगर शुरू में ही डायग्नोस हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। निदानों में यह हेरिडिटरी भी होता है, वंशानुगत होता है, और यदि बाल्यावस्था में माता पिता की मृत्यु हो जाए उससे भी डिप्रेशन में रोगी आ जाता है। सामाजिक सहयोग का अभाव, पारिवारिक सुख का अभाव पति पत्नी में नहीं पड़ती हो, ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है आज के जीवन में। व्यवसाय की कमी, गंभीर व्याधि हो जाना जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, पौरुष शक्ति कमी, इन कारणों से भी रोगी में अवसाद का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों की विकृति जैसे कसिंग सिंड्रोम, एडिसन डिसीज़, हाइपोथायराइडिज्म, इन सब में भी अवसाद जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होने लगते हैं। और हमेशा नकारात्मक सोच रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग पेशेंट में नहीं रहती। लक्षणों में हमेशा उदास रहता है और उसको एकांत प्रिय होता है, खालीपन महसूस करता है, कार्य के प्रति बिल्कुल इच्छा नहीं होती, और उसमें जो एकाग्रता की कमी होती है, ये प्रमुख कारण है। निर्णय लेने में कठिनाई और जरा सी बात में उत्तेजित हो जाना या चिड़चिड़ाहट का होना, दुर्घटना या विपरीत परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी समझना। कुछ अगर गलत काम हो जाए तो वो अपने आप पर ले लेता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, और अंत में आत्महत्या का विचार भी रोगी में आने लगता है। भूख कम लगने लगती है या कभी कभी अधिक लगती है। रोगी में थकान और अन्य प्रकार की शारीरिक समस्या जैसे विबंध है, शिराशूल है, अंगों में वेदना, वक्षशूल, उदरशूल, निराशावादी, अकर्मण्य और आलसी हो जाता है। कुछ विशेष लक्षण हैं, अगर ये 3 लक्षण रोगी में प्राप्त हों तो समझ लीजिए वो अवसादग्रस्त है। पूरे दिन अवसाद, दैनिक कार्यों की कमी, निरंतर भार की कमी हो, वेट कम हो रहा हो, अनिद्रा या अतिनिद्रा हो, उदास रहता हो, चिड़चिड़ाहट, थकावट और शक्ति में कमी आ जाती हो, अपमानित महसूस होना, एकाग्रता में कमी, निर्णय लेने में अक्षम, और निश्चित रूप से आत्महत्या जैसे विचार भी रोगी में आने लगते हैं। आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो सबसे पहले निदानम परिवर्जनम, उसके वातावरण को ठीक करना, परिवारजनों का पॉजिटिव थिंक उसके प्रति रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो निदान परिवर्जन और सत्वावजय चिकित्सा, पेशेंट को आश्वासन करते रहना चाहिए, हर्षण क्रिया करते रहना चाहिए, आमोद प्रमोद करना चाहिए, पेशेंट को जो अच्छा लगे उस संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहिए, तो इससे मनोबल रोगी का बढ़ता है। दैव व्यापार चिकित्सा, दैव व्यापार में समय पर आप घर में पूजा पाठ रखें, जप करें, होम मंत्र आदि का प्रयोग करें, और निरंतर अभ्यास योग का, खासतौर से प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन, ये जरूर पेशेंट को करवाएं। योगाभ्यास से बहुत अच्छा रहता है, मन एकाग्र होता है। इसके अलावा ये कफ प्रधान व्याधि है, इसलिए निश्चित रूप से पहले वमन कराना है। वमन, विरेचन और नस्यकर्म, वमन, विरेचन, नस्यकर्म, ये प्रमुख चिकित्सा है। नस्यकर्म के लिए आप ज्योतिष्मती तैल, इंद्रिय वर्धक तैल या अणु तैल का प्रयोग 4-4 बूंद आप करें। इसमें बहुत अधिक शोधन देने की आवश्यकता नहीं है। देना भी पड़े तो षड्बिंदु तैल या वचा तैल, इसके द्वारा आप ये भी शोधन नामन नस्य है। तो 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन आप षड्बिंदु 6-6 बूंद दोनों नासा में डालें। और एक और महत्वपूर्ण चिकित्सा है शिरः तर्पण। अभ्यंग से पिचवा वस्त्र चतुर्विधम, शिरोअभ्यंग करें, नहीं तो शिरोधारा, पिचु धारण या शिरोवस्ती जो भी आप कर सकते हैं वो पेशेंट में करना चाहिए। और ये ओपीडी स्तर की चिकित्सा है, आप कर भी सकते हैं। तैल में अश्वगंधा बलादि तैल या चंदनादि तैल का प्रयोग इसमें करना चाहिए। और पेशेंट को हमेशा आशावादी सोच डेवलप करवाएं, कठिन लक्ष्य देवें और
लक्ष्यों का निर्धारण करें, अत्यधिक कार्य न करवाएं, समय सारणी बना लें ताकि समय के अनुसार से काम करें, कार्यपूर्ण निष्ठा से जिम्मेदारी से न भागें और जो उनको अनुभूति हुई हो वो उसको एक दूसरे में बांटें। ऐसा पेशेंट को प्रति शिक्षा रोगी में देना चाहिए। अवसाद के रोगियों को रसायन चिकित्सा जैसे आमल की रसायन, च्यवनप्राश, ब्राह्मी अवले इसका निरंतर सेवन कराएं। मेध रसायन चरक के उसमें शंखपुष्पी, दैन मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलैठी इसका काढ़ा रोगी को पिलाएं। और बाजीकरण औषधियों का सेवन, बाजीकरण औषधियों के सेवन करने से भी रोगी को आराम मिलता है। बाजीकरण में अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी, मुलैठी, बबूल फली ये बाजीकरण वस्तुएं हैं, इनका निरंतर रोगी में सेवन कराएं और ऐसा प्रयास करें कि तनाव रोगी में जो है वो कम हो। औषधियों में, रस औषधियों में स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है ब्राह्मी अवलेह के साथ दिन में 2 बार देवें। दूसरा एक योग है बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। इसको शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ सेवन कराएं। अश्वगंधा चूर्ण 2.5 ग्राम, वचा चूर्ण 2.5 ग्राम और सर्वगंधा चूर्ण 2.5 ग्राम, ये तीनों को मिला करके आप एक एक, ये मैंने एक मात्रा बताई, ऐसे 2 मात्रा आप पानी के साथ रोगी में दे सकते हैं। इसके अलावा कौच पाक आता है मार्केट में, 5 ग्राम दिन में 2 बार ठंडे दूध के साथ देवें। और कल्याण घृत या ब्राह्मी घृत, इसी से आभ्यंतर स्नेहपान करें और संशमनार्थ भी इसका प्रयोग करें। 10 ग्राम भोजन के आधा घंटे पहले सुखोष्ण करके गर्म पानी के अनुपान में इसका दिन में 2 बार भोजन के आधा घंटे पहले, दोपहर को, शाम को निरंतर सेवन कराएं। इससे भी अवसाद बहुत दूर होता है। आसवारिष्ट में सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट 10 ml, अश्वगंधारिष्ट 10 ml, 20 ml पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। इसके अलावा मस्तिष्क क्रिया है, यह भी बहुत अच्छी चिकित्सा है। जो मेध रसायन के द्रव्य हैं उन्हीं को बारीक चूर्ण करके लेप तैयार करके सिरा प्रदेश में इसको 1 अंगुल मोटा लगाएं और कम से कम 1 घंटा इसका धारण करें और फिर इसके बाद उष्ण जल से उसको धो लें। और धोने के बाद फिर ब्राह्मी तैल या चमेली तैल का अच्छी तरह सिरा प्रदेश में अभ्यंग करें। तो इस तरीके से जो अवसाद के रोगी हैं उनको कैसे डायग्नोस करना, कैसे ट्रीटमेंट करना, सबसे बड़ा तो है उसको काउंसलिंग। इतना कुछ करिए कि वो आप पर विश्वास करने लगे, उसका तनाव कम हो, एकांत प्रिय जो है वो दूर हो, उसके साथ कोई ना कोई आदमी बने रहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा से आपके सम्मुख डिप्रेशन के बारे में चर्चा की। कल इसी समय 4 बजे फिर उपस्थित होकर के किसी अन्य व्याधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय आयुर्वेद।